नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस की सीरीज़ में अभी तक अलग अलग तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो है हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्न आपके वर्ग 3 की परीक्षा में किस प्रकार पूछे जा सकते हैं और आप उनको किस अप्रोच से हल करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो प्रश्नों के इस क्रम में आपको जितने विकल्प हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वह अच्छी होती जाएगी और एक एक जो विकल्प है उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा ताकि आपकी एक कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वह हो सके। तो आज की क्लास देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में और श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यह है कि स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। तो स्तनधारी के बारे में अगर बात करेंगे, मैमल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो मैमल्स सांस लेने के लिए श्वसन नली का उपयोग करते हैं। ठीक है, श्वसन नली होती है, फेफड़े होते हैं और उसके थ्रू जो है जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो सांस लेते हैं। तो देखेंगे इसमें स्तनधारी में पसलियां भी होती हैं, उदर पेशियां, डायफ्राम और लेरिंग्स, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इन ऑप्शंस में सबसे जो सही ऑप्शंस है कौन सहायक नहीं होता तो वह है लेरिक्स या लेरिंग्स बोलते हैं इसको। लेरिंग्स बिल्कुल भी सहायक नहीं होता। लेरिंग्स है क्या? तो लेरिंग्स आपके गले में एक स्वर तंत्री होती है या एक हिस्सा होता है जिससे आप बोलते हैं, जिससे आपकी ध्वनि निकलती है। इसमें बहुत सारे स्वरतंत्र लगे होते हैं और यह जो लेरिंग्स है यह बोलने में सहायक है। याद रखेंगे किस में सहायक है? बोलने में सहायक होता है। हालांकि यह हिस्सा खोलता तो है, जो श्वसन का हिस्सा खोलता है, श्वसन का मार्ग खोलता है, लेकिन यह श्वसन में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होता। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यह भी आप रखेंगे कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। कौन? लेरिंग्स। याद रखेंगे। पसलियां क्या होती हैं? तो पसलियां हड्डियों का एक पिंजरा बनाती हैं आपके फेफड़े के चारों ओर, जो कि सांस लेने पर फैलता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ता है। तो ये पसलियां क्या बनाती हैं? एक पिंजरा, हड्डी का एक पिंजरा बनाती हैं अस्थियों का, और यह पिंजरा फूलता और सिकुड़ता है। उदर पेशियां क्या होती हैं? तो उदर पेशियां भी सहायक होती हैं श्वसन में, और ये डायफ्राम जो होता है उस डायफ्राम को ऊपर की ओर धकेलती हैं। डायफ्राम को ऊपर धकेलती हैं, है ना। और ऊपर धकेलने से क्या होता है? जितने भी धकेलती हैं, ऊपर धकेलने से यह होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा हवा है होती है वह सारी एक्स्ट्रा हवा डायफ्राम के ऊपर होने से, फेफड़ों पर दबाव पड़ने से बाहर निकल जाती है। डायफ्राम क्या होता है? तो यह श्वसन की मुख्य मांसपेशी होती है और यह जो मांसपेशी है यह चपटी होकर और सिकुड़कर ऊपर नीचे होकर सांस लेने में बहुत सारी भूमिका निभाती है। जब डायफ्राम नीचे जाता है तो आयतन बढ़ जाता है जिससे हवा अंदर आती है, और जब डायफ्राम ऊपर आता है तो फेफड़े से हवा बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो यह जो गैस है यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। याद रखेंगे यह गैस कौन सी है? CO है। ठीक है। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं जाती। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हम जब धूम्रपान करते हैं या कहीं कहीं धुआं हो रहा होता है तो उसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के साथ हमारे अंदर चली जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक बहुत ही जहरीली गैस है। याद रखेंगे, जहरीली गैस है। और यह जहरीली गैस करती क्या है? जब सांस के साथ अंदर जाती है तो हमारे रक्त में मिलती है, रक्त में घुलती है, और रक्त में घुलने का जो इसका जो स्पीड होती है ऑक्सीजन की तुलना में, O2 की तुलना में, यह तुलना में 200 गुना स्पीड से घुल जाती है। किसमें? रक्त में। इसकी स्पीड बहुत तीव्र गति से है आपके रक्त में घुलती है, और रक्त में घुलकर रक्त में एक हमारा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, ये इस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक स्थायी यौगिक बना लेती है और उस स्थायी यौगिक को ही कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है यह एक तरह का स्थायी यौगिक है जो कि नकारात्मक प्रभाव डालता है आपके श्वसन में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है इसको रक्त लेके जाता है प्रत्येक ऊतक तक, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये O2 को ऊतकों तक जाने से रोकता है, ऊतकों तक जाने से रोकता है। किसे? O2 को। ठीक है। और जब ऊतकों तक O2 को जाने से रोक देता है तो इसके रोकने से एक ऑक्सीजन की कमी होती ऊतकों में और एक चीज हो जाती है, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नाम का एक स्थिति पैदा होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसी हाइपोक्सिया से दम घुटता है। याद रखेंगे आप। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक जहरीली गैस है और रक्त में घुलती है लगभग ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से, और ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। और यही हाइपोक्सिया क्या है? दम घुटने का कारण है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए शुष्क एवं रुक्ष, ऑप्शन नंबर बी शुष्क एवं श्लेष्मीय, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र एवं रुक्ष, ऑप्शन नंबर डी आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो आप कभी केंचुए को अगर देखे हो या मेंढक को देखे हो तो उनकी त्वचा जो होती है चिपचिपी टाइप की होती है और गीली होती है, नमी युक्त होती है। उसका कारण यह है कि ये अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और त्वचा से श्वसन करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि त्वचा गीली हो ताकि उसमें गैसों का घुलना आसान हो जाए और जो चिपचिपापन है वह गैसों का त्वचा से आदान प्रदान बेहतर बना सके। इसलिए आप देखते होंगे तो कि केंचुओं की या मेंढकों की जो त्वचा होती है वह आर्द्र, आर्द्र का मतलब है नम या गीली होती है, और श्लेष्मी का मतलब है चिपचिपी होती है ना। तो ये जो चिपचिपापन और ये जो गीलापन है ये गैसों के त्वचा से आदान प्रदान को बेहतर बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्द्र एवं श्लेष्मी। अगर शुष्क एवं रुक्ष होगी तो भी गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर शुष्क होगी एवं श्लेष्मी यानी चिपचिपी होगी लेकिन गीली नहीं होगी तो भी नहीं होगा, गीली होगी और चिपचिपी नहीं होगी तो भी नहीं होगा। इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। यह कंडीशनल है कि जब किसी भी जीव में त्वचा के माध्यम से श्वसन होगा तो उसमें त्वचा का गीला और चिपचिपा होना कंपलसरी है। अगर गीली और त्वचा नहीं होगी तो किसी भी गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रश्न का उत्तर, आर्द्र एवं श्लेष्मी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए अंतः श्वसन की, यानी कि श्वास में खींच, आप देखिए श्वास में अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन होते हैं। अंतः श्वसन मतलब सांसों का अंदर लेना और बाह्य श्वसन मतलब सांसों का बाहर छोड़ना। तो अंतः श्वसन की वायु, अंतः श्वसन की यानी कि सांस में खींची गई श्वास में वायु में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है इस प्रश्न का। जब भी आप सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही आपके अंदर नहीं जाती, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जितनी भी गैसें हैं जो वायुमंडल की हवा में होती हैं वो सब हमारे अंदर जाती हैं। तो यह इस प्रश्न का यह जो ऑप्शन है यह गलत है, यानी कि वायु जो है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जाती है। ऑप्शन नंबर बी अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, उच्छ्वसन का मतलब है बाहर हवा को निकालना। तो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक बात है, ये प्रश्न का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर जाती है, लगभग 20 से 22% ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी 15 से 16% ऑक्सीजन बाहर भी निकलती है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों में ही
O2 गैस, ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती। तो इस प्रश्न का ये जो ऑप्शन है यह सही है। ऑप्शन नंबर सी है, उच्च श्वसन यानी सांस छोड़ने पर वायु में ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये अभी हम डिस्कस कर लिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उच्च श्वसन की यानी कि बाहर छोड़ने में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो यह भी गलत है, क्योंकि जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें मुख्य जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो श्वसन के दौरान जो मुख्यतः ग्रहण की जाने वाली गैस है वह O2 है, ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, याद रखेंगे। CO2 जो है, CO2 ग्रहण नहीं की जाती, छोड़ी जाती है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 573 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 673 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 28 किलो कैलोरी, या ऑप्शन नंबर डी 746 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हम लॉक करेंगे 673 किलो कैलोरी। जब भी कभी ऑक्सी श्वसन की बात आएगी तो ऑक्सी श्वसन होता है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज क्या होता है, CO2 और पानी में बदलता है, ये पूरी घटना कहलाती है ऑक्सी श्वसन, और उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो है, वह बनने वाली ऊर्जा जो है वह कहलाती है 673 किलो कैलोरी। और ये 673 किलो कैलोरी हमारे शरीर को चलाने के लिए उपयोगी होती है, याद रखेंगे। ऑक्सी श्वसन की अगर बात की जाए, ऑक्सी श्वसन क्या है, तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज को या ग्लूकोज से CO2 व जल बनाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन क्या है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देते हैं और बनती क्या है, ऊर्जा बनती है। अब देखिए, ये जो ऑक्सी श्वसन है इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। पहला जो चरण होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, याद रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और इस ग्लाइकोलाइसिस के चरण में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बदलता है पाइरूवेट में। किस में बदलता है? पाइरूवेट में बदलता है। ये ग्लूकोज किस में बदलता है? पाइरूवेट में बदलता है। और इसमें कुछ मात्रा में ATP बनती है और ATP के साथ NADH बनता है। ये आपको याद रखना। पहली प्रक्रिया क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? कुछ मात्रा में ATP बनती है और कुछ मात्रा में NADH बनता है। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है वह क्या है? वह है पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट 3 कार्बन अणु वाला होता है। याद रखेंगे, कितने कार्बन अणु वाला? 3 कार्बन अणु वाला एक पदार्थ होता है, एक यौगिक होता है। ग्लूकोज जो है एक जटिल अणु कहलाता है। और इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस में यह जटिल जो अणु है ग्लूकोज का, यह सरल अणु पाइरूवेट में बदलता है। और ये जो पाइरूवेट है यह 3 कार्बन वाला अणु होता है। और इसमें कुछ मात्रा में ATP भी बनती है और NADH बनती है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूवेट बनता है, आगे दूसरी जो प्रक्रिया होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इस क्रेब्स चक्र में यही जो पाइरूवेट है, इस पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इस पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के साथ साथ इसमें क्या बन जाती है? CO2। याद रखेंगे, क्या बनती है? CO2 बनती है। और ये CO2 बनने के साथ साथ ATP बनता है। ATP के साथ साथ NADH बनता है और NADH के साथ FADH2 बनता है।
FADH2 बनता है। ये तीन चीजें मुख्य बनती हैं, ATP, NADH और FADH2। ATP जो है यही ऊर्जा को संचित करने का काम करती है। क्रेब्स चक्र में बना पाइरुवेट जो होता है यह CO2 में बदलता है और यहीं पर कुछ मात्रा में पानी भी बनता है। ठीक है, पानी भी बनता है। और ये जो ATP और NADH या FADH2 है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसके बाद होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ये जो ATP होती हैं, ATP तो बनती है, किससे बनती है, लेकिन ये ATP NADH व FADH2, ये जो NADH और FADH2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनसे दोनों से क्या लेती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। क्या लेती है, इलेक्ट्रॉन लेती है और इन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। याद रखेंगे ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और ये जो ATP हैं ये बनते हैं कितने, ये बनते हैं 38। याद रखेंगे कितने ATP बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। इसमें अगर ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का कितना अणु होगा, ग्लूकोज का एक अणु होगा, तो इस एक अणु का जब ये ग्लाइकोलिसिस होगा क्रेब्स चक्र से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएगा, तो एक ग्लूकोज के अणु से कुल मिलाकर कितने ATP बनेंगे, 38 ATP बनेंगे। याद रखेंगे एक ग्लूकोज के अणु का जब ऑक्सीश्वसन होगा तो कितने ATP बनेंगे, 38 ATP बनेंगे, 38 ATP बनेंगे। ये आपको याद रखना है। और ये 38 ATP होते हैं 673 किलो कैलोरी के बराबर। याद रखेंगे 673 किलो कैलोरी बराबर 38 ATP। ये आपको याद रखना। तो यही अपन ने पढ़ा कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, 673 किलो कैलोरी। और ऊर्जा जो मुक्त होने की पूरी प्रक्रिया है इन तीन चरणों में मुख्यतः पूरी होती है। ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में बदलता है, कुछ मात्रा में ATP और NADH बनता है। यही पाइरुवेट क्रेब्स चक्र में CO2 में बदल जाता है और इसमें ATP, NADH और FADH2 बनता है और पानी भी बनता है। आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है यही NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉनों को लेती है और ATP में बदल देती है। और इस एक ग्लूकोज के अणु से इस पूरी प्रक्रिया में 38 ATP का निर्माण होता है और ये 38 ATP होते हैं 673 किलो कैलोरी के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरी जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया है मैंने समझा दी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हालांकि क्रेब्स चक्र मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत ही डीप प्रोसेस होती है। इसको यहाँ पर पूरा मैं नहीं बता सकता क्योंकि पूरी क्लास केवल इसको बताने में ही चली जाएगी, लेकिन मैंने मुख्य चीजें बता दी कि पाइरुवेट पूरी प्रोसेस के दौरान बदलता किसमें है, CO2 में। ये आपको याद रखना। और यही जो बनी हुई CO2 है यह ब्लड में घुलती है और ब्लड से फिर हमारे सांस के द्वारा बाहर चली जाती है और ये जो ATP है इसका उपयोग शरीर अपने आप को चलाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए कर लेता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। बिल्कुल गलत ऑप्शन ये नहीं है, क्योंकि जब भी वायु अंदर आएगी तो पसलियां अंदर को नहीं आएंगी, बाहर को जाएंगी और डायफ्राम नीचे जाता तो है, लेकिन ये ऑप्शन शुरू के गलत है। दूसरा नंबर, वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर जाती हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन। वायु जब बाहर निकलती है तो पसलियां अंदर की ओर जाती हैं और जब वायु बाहर निकलती है तो डायफ्राम हालांकि ऊपर ही होता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है, यह भी गलत ऑप्शन है। जब भी वायु बाहर निकलेगी तो पसलियां हमेशा अंदर को आएंगी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी, वायु अंदर आती है,
पसलियां बाहर को जाती हैं, दोनों कंडीशन सही हैं, तथा डायफ्राम नीचे जाता है, बिल्कुल सही, तीनों कंडीशन सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाती है। जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो हवा बाहर जाएगी, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो हवा अंदर आएगी। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल, और यही लैक्टिक अम्ल है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है ना, और आदमी थक जाता है। जल, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, लैक्टिक अम्ल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, श्वसन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो श्वसन से हमेशा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ये ऊर्जा अभी हमने देखा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग हवा को गले से फेफड़ों तक ले जाता है? तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, वह है श्वास नली। बाकी नाक, जीभ, आंख, इन सबका अलग अलग काम है। श्वसन नली का काम है हवा को फेफड़ों तक लेकर जाना। तो दोस्तों, आज के जो श्वसन तंत्र की क्लास में जो मुख्य प्रश्न थे वह हम आपके सामने लेकर आए, उनके विकल्पों को हमने आपसे चर्चा की उनके बारे में, और आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज को बताया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।